हमारा आबाई घर सरसब्ज खेतों के बीच था। उन दिनों हम गांव में रहा करते थे। यहाँ शहर जैसी सहूलियात मुयस्सर थीं, यानी टेलीफोन, एसी, रेफ्रिजरेटर, सभी सहूलतों से इस्तिफादा कर सकते थे। तब ही हमारे लिए गांव की जिंदगी जन्नत जैसी थी। हम खुशहाल लोग थे, हर नेमत मुयस्सर थी। मैं नहीं जानती थी कि माशी तंगी क्या शय होती है। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरी बड़ी बहन FA करने के बाद घर के कामों में मशगूल हो चुकी थी। मेरा भाई शहर के कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। मुझे पढ़ने का शौक था, इसीलिए वालिद साहिब ने शहर के कॉलेज में दाखिला करा दिया था। मेरे साथ गांव की और भी लड़कियां कॉलेज जाती थीं। हम सब इकट्ठे होकर एक ही बस में जाया करते थे। एक दिन हम बस में चढ़े तो हमारे बाद एक नौजवान भी सवार हुआ। वो सीट पर ना बैठा बल्कि दरवाजे पर खड़ा रहा। मुझे इसका यूं खड़े रहना बुरा लगा। इसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। वो बस में चढ़ता और दरवाजे पर खड़ा हो जाता। कंडक्टर भी इसे कुछ ना कहता। वो काफी खूबसूरत था। इसके अंदाज बताते थे कि वो अच्छे घर का, पढ़ा लिखा और मुहज्जिब है। एक रोज जब मैं बस में चली तो मेरे हाथ से चंद किताबें गिर गईं। इसने जल्दी से किताबें उठाकर मुझे दे। तब मैंने नजर भर कर इसकी जानिब देखा और शुक्रिया कहा तो हल्की सी मुस्कुराहट जवाब में इसके लबों पर फैल गई। वो मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन मैंने अपने जज्बात इस पर जाहिर ना होने दिए। ये बात बाद में मालूम हुई कि वो इस बस के मालिक का बेटा है। एक दिन मेरी क्लास फेलो फरा ने लेटी से कहा, लगता है ये शहजादे पर फिदा हो गया है। जब इसकी तरफ देखता है तो इसकी निगाहों से कुछ राज जाहिर होते हैं। उनकी बातें सुनकर दिल में अनजानी खुशी हुई, मगर जाहिर ना किया। जल्द ही फरा ने इस नौजवान के बारे में बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर ले कि इसका नाम मीर आलम है और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। वो BA कर चुका है। दौलतमंद होने की वजह से मजीद पढ़ने का इरादा नहीं रखता, बल्कि वालिद का ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभाल रहा है। इसकी अपनी बाइक और कार भी है, मगर किसी लड़की की खातिर बस में रोज सफर करता है। इस जुमले ने मुझे चौंका दिया। कहीं मेरी खातिर तो नहीं। जब ये सोचा तो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया। अगले रोज फिर उन्होंने यही मौजू छेड़ दिया। आज वो मुझसे मुखातिब थीं। तब मुझे कहना पड़ा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? इस बात का ताल्लुक कुछ ना कुछ तुमसे जरूर है। वो कैसे? ये फिर बता दूंगी। फरा ने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि तुमने इसके बारे में इतनी मालूमात कैसे इकट्ठी कर ले? ये बातें मेरे भाई ने बताई हैं क्योंकि मीर आलम इसका दोस्त है। अब मेरा तजस्सुस बढ़ा। मैंने सवाल किया, अच्छा तो वो किस लड़की के लिए बस में सफर करता है? लड़की का नाम इसने मेरे भाई को नहीं बताया। फरा बोली, शायद तुम्हारे लिए आता हो। इस बात पर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। वक्त गुजरता गया। इम्तिहान सर पर आ गया। मैंने पर्चे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। जब इंटर में आई तो उम्मी अबू ने फैसला किया कि मुझे हॉस्टल में रहने दिया जाए। इस तरह मैं सफर की तकलीफ से बच जाऊंगी और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दे सकूंगी। यूं मैं कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। एक रोज उम्मी का फोन आया कि परसों तुम्हारी बहन की मंगनी है, आ जाओ। मुझे गुस्सा आया कि बहन का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैंने शको किया कि जब पहले नहीं बताया तो अब मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आ रही, ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अगले रोज शाम को वार्डन ने मुझे बुलवाया कि अब के वालिदैन आए हैं। मैं विजिटिंग रूम में गई। उम्मी ने मुझे गिले से लगा लिया। मेरा मुंह बना हुआ था। तभी बाबा जान समझाने लगे, बेटा इतना अच्छा रिश्ता आ गया था कि हमने फौरन हाँ कर दी, तुमको नहीं बता सके। अब नाराजी खत्म करो और घर चुल्लू, हम तुम्हें लेने आए हैं। यूं मैं उनके हमरा गांव आ गई। घर आते ही मैंने बाजी को गिले लगा लिया। एक ही सांस में कई सवाल कर डाले, कैसा है, कौन है, क्या करता है, क्या नाम है, क्या तुमने इसे देखा? बेचारी बाजी मेरे सवालात की बौछार से घबरा गई। भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम ये सारी बातें उम्मी और अबू से पूछो। उन्होंने ही इसे पसंद किया और रिश्ता तय किया है। फरा के अबू इसके वालिद के जानने वाले हैं, वही उनको लेकर हमारे घर आए थे। उम्मी ने मुझे सिर्फ उनका नाम बताया है। क्या नाम बताया है? बाजी बोले, मीर आलम। ये नाम सुनते ही मुझे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। दिल ने कहा, कहीं ये वही तो नहीं है। अगले लम्हे मैंने इस ख्याल को झटक दिया कि ये वो मीर आलम नहीं है। दुनिया में कई लोगों के एक जैसे नाम होते हैं। खुद को तसल्ली देकर मैं मुतमईन हो गई। अगले रोज बाजी की मंगनी थी। उनको सजा सनवार कर हाल के कमरे में बिठा दिया गया। बाजी ने हरे रंग का जोड़ा पहना हुआ था। वो इसमें बहुत हुसैन लग रही थीं। उम्मी ने मुझे इशारा किया तो मैंने दूल्हा वालों पर फूल निछावर किए और उनका इस्तकबाल किया। बाजी को कमरे से हाल में सोफे पर बिठाया गया।
अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। सफ़ेद शेरवानी और कुला पहने मीर आलम को बाबा जान और भाई के हमरा अंदर लाकर बाजी के साथ बिठाया गया। इसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले लम्हे मीर आलम की नज़रें मुझसे मिले और मेरा दिल टूटकर चिकनाचूर हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे चाहता है और मेरी बहन से मंगनी कर रहा है। अगर इसने इसी घर से रिश्ता करना था तो मुझसे क्यों नहीं? जिसकी खातिर वो रोज बस में सफ़र किया करता था, मैं समझती रही कि वो महज मेरे लिए था। एक हर्फ गलत की सी बात थी। वो मेरे लिए सफ़र नहीं करता था, महज अपनी बस में ड्यूटी करता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आंसू साफ किए और बाजी की तरफ देखा। उनका घूंघट निकला हुआ था। जब उनके चेहरे से घूंघट हटा तभी मीर आलम ने पहले उनको फिर मुझे देखा और परेशान हो गया। अब वो कभी अपनी माँ को देखता, कभी बाजी को और फिर मुझे देखने लगता। इस सूरत हाल से घबरा कर मैं अंदर आ गई। अंगूठी की रस्म होने लगी। मेहमानों के सामने इसकी वालिदा ने बाजी को अंगूठी पहनाई। ज़ियाफत हुई, मेहमान चले गए। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही और अगले रोज दिल गिरफ्ता होकर हॉस्टल आ गई। रास्ते भर सोचती रही कि मैं इसको कैसे भूलूंगी। जब भी भुलाना चाहूंगी वो मेरे सामने आ जाएगा। इतने में वार्डन आकर बताती हैं कि तुमसे कोई मीर आलम मिलने आया है। क्या तुम इसको जानती हो? मैंने बताया कि वो मेरे होने वाले बहनोई हैं। तब वार्डन ने मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने पूछा, अब मुझसे क्यों मिलने आए हैं? इसने कहा, रात भर सो नहीं सका क्योंकि जो कुछ हुआ गलती से हुआ। तुम्हारी सहेली फरा ने उम्मी को तुम्हारा नाम मारोज बताया था। मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए उम्मी को भेजा था। उनको तुम्हारी बहन पसंद आ गई। तुम हॉस्टल में होती हो ये मुझे मालूम ना था। फरा ने मुझे भी तुम्हारा नाम मारोज ही बताया था। ये बात किसी ने ना बताई कि तुम दो बहनें हो और तुम्हारा नाम शारोज है। मुझे तुम्हारा नाम मालूम ना था कि तुम मारोज हो आशारोज। जो फरा ने बताया यकीन कर लिया। मीर आलम बहुत परेशान था और इस मसले का हल चाहता था। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने पूछा। इसने कहा, तुम अपनी उम्मी को साफ साफ बता दो। मैंने भी अपनी माँ को बता दिया है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो बड़ी बहन नहीं बल्कि छोटी शारोज है। लेकिन उम्मी ये मंगनी बरकरार रखना चाहती हैं। वो शादी करना चाहती हैं और कहती हैं कि एक बहन से मंगनी खत्म करके दूसरी बहन से मंगनी करना शरीफों का शेवा नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ताला की बेहतरी शायद इसी में होगी। मैं सोच रही थी कि क्या से क्या हो गया है, लेकिन इसमें मीर आलम का कोई कसूर नहीं था। जाने फरा ने मुझसे कौन सा गुस्सा और कब का हसद निकाला था। अगर वो मेरा सही नाम बता देती तो मुझे मेरा महबूब मिल जाता, लेकिन अब क्या हो सकता था। जहाँ तक बाजी का ताल्लुक था उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको कोई और रिश्ता मिल जाता वो इधर सीट हो जाती। उन्होंने तो मीर आलम को देखा तक नहीं था। मैं अपने दिल का हाल बाजी को नहीं बता सकती थी। मीर आलम कह रहा था, अपने वालिदैन को बता दो कि मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आलम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस बात से मेरे वालिदैन की इज्जत पर हर्फ आएगा। उनको दुख होगा और मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। मैं अपनी बहन की खुशी नहीं छीन सकती। वो तुम्हारे नाम की अंगूठी पहन चुकी है। तब वो रूहानसा होकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तुम मारोज को बताओगी कि ये सब गलत फहमी में हुआ है तो हकीकत को तस्लीम करके वो खुद अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहना देगी। मगर मैं तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब जाओ और मेरे वालिदैन की इज्जत रखो। हमारे खानदान की पगड़ी ना उछालो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत करने वाले हर इस बात का ख्याल रखते हैं जो उनके महबूब को पसंद होती है। मीर आलम भारी कदमों से चला गया। इसने चाहा भी कि मंगनी तोड़ दी जाए, मगर इस बात पर इसके घर वाले राजी ना हुए। वो भी खानदानी शरीफ लोग थे। उन्होंने मीर आलम को समझाया कि लड़की वालों के दिल पर इस अमर से क्या गुजरेगी, वो खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे, वो किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे। मगर मीर आलम को कोई हल नहीं सूझता था। एक तरफ वालिदैन का दबाव था और दूसरी तरफ मेरी बातों से वो मजबूर था। इसी को किस्मत का लिखा कहते हैं। वो चाहने के बावजूद मुझे हासिल ना कर सका और ना हमारे घर से रिश्ता तोड़ सका। इसके वालिदैन ने इसे इतना मजबूर किया कि इसे बाजी मारोज से शादी करनी ही पड़ी। उधर मेरे दिल का क्या हाल हुआ मत पूछिए। मुझे मीर आलम के सिवा कोई और ना भाया। जी चाहता था कि कहीं दूर चली जाओ। पढ़ाई से जी उचाट हो गया। पहले पोजीशन लाती थी, अब मर मर कर पास होती थी, ताहम पढ़ाई ना छोड़ी। जब मेरे फाइनल पेपर थे उन्हीं दिनों बाजी की शादी हुई।
मैंने ये वक्त कैसे गुजारा, कैसे पर्चे दिए, मेरा खुदा जानता था। बहरहाल पर्चे तो देने थे। रात को चैन ना दिन को सुकून था। जो पढ़ती भूल जाती। सामने किताब रखी होती और ख्यालात उधर उधर भटक रहे होते। अपनी बहन की खुशियों की खातिर ये कुर्बानी दी थी, अपने दुख का किसी पर इजहार नहीं कर सकती थी। हर वक्त यही दुआ करती कि मीर आलम को मेरी बहन से इतनी मोहब्बत हो जाए कि वो मेरा किसी और का ख्याल तक दिल में ना ला सके। खुदा ने मेरी दुआएं सुन ले। शादी के कुछ अरसे बाद मीर आलम को वाकई मेरी बहन से इतनी मोहब्बत हो गई कि एक पल भी इससे दूर रहना बर्दाश्त ना कर सकता था। बाजी की जरा सी तकलीफ पर तड़प जाता था। जब माँ रोज मैके आती तो जाहिर है वो भी साथ आता। मैं कोशिश करती कि इसके सामने ना जाओ। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और शहर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। यूं गांव से दूर हो गई। एमए के बाद इस्लामाबाद के एक कॉलेज में जॉब मिल गई। यूं मैं मुस्तकिल घर से दूर रहने लगी। मैं अब घर जाना भी ना चाहती थी। मैं अपना साया भी बाजी पर पड़ने देना ना चाहती थी, लेकिन खुदा जो चाहे वही होता है। मेरी बाजी की जिंदगी खुशियों भरी और रश्क जन्नत थी, मगर चौथे बच्चे की पैदाइश पर वो दौरान जचगी जा बहक हो गई। अब सवाल उन 4 मासूम जानों का था जो ना दधियाल से रिश्ता तोड़ सकते थे, ना ननियाल से जड़ सकते थे। उम्मी तो जवान बेटी के सदमे से बिस्तर से जा लगे। उनकी हालत देखते हुए बाबा जान ने मेरा तबादला गांव से नजदीकी शहर में करवा लिया ताकि मैं माँ की आंखों के सामने रह सकूं। मीर आलम की वालिदा 4 बच्चों को नहीं संभाल सकती थीं और ना ही उम्मी उनकी देखभाल के काबिल रही थीं। मजबूरना मुझे कॉलेज से छुट्टियां लेकर बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ गई। जल्द ही बच्चे मुझसे और मैं उनसे इस कदर मानूस हो गई कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी ना रह पाते थे। मीर आलम बच्चों से मिलने रोज हमारे घर आता था। इसके दिल में मेरे लिए सोया हुआ जज्बा फिर से बेदार होने लगा। एक दिन इसकी वालिदा आए और उम्मी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गईं। कहा कि अब के नवासे नवासियों की खातिर शाहरोज का रिश्ता मीर आलम के लिए मांगती हूँ। मैं किसी दूसरी औरत के हाथों में बच्चे देना नहीं चाहती। उम्मी ने कहा कि अब शाहरोज से खुद बात कर ले। वो पढ़ी लिखी है, अगर मान जाए तो हमें कोई एतराज ना होगा। मीर आलम सिर्फ मेरा बहनोई होता तो शायद ये फैसला करना दुश्वार होता, लेकिन वो मेरे 4 भांजे भांजियों का बाप भी था और ये बच्चे मुझे प्यारे थे, जबकि मीर आलम मेरे माजी की एक खुशगवार याद भी था। इसे हक था कि वो मेरा हाथ मांग लेता। इसने मुझसे इल्तिजा की कि मेरे लिए ना सही, अपनी बहन के उन बच्चों के लिए मेरा साथ दो। मैंने सोच समझ कर हाँ कर दी। हमारे वालिदैन की भी रजा इसमें शामिल थी, क्योंकि इस तरह एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता और सबको सुकून मिल जाता। मेरी शादी मीर आलम से होनी थी, हो गई। इसमें मेरी ख्वाहिश और इरादे का कोई दखल न था। ये अल्लाह की मर्जी थी। इसकी मसलहतें वही जाने। बहरहाल मुझे पाकर मीर आलम को खोया हुआ सुकून मिल गया। वो बाजी की वफात से जितने आदास थे अब नॉर्मल हो गए और खुश रहने लगे। वो मर्द थे, जल्द पिछला गम भला दिया। खुदा ने मुझे भी औलाद दी। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। यूं 6 बच्चों की चाकारों से घर में रौनक रहने लगी। मैं उन बच्चों में ऐसी खोई के मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। हमा वक्त बच्चों की परवरिश में मगन, कुछ और सोचने की फुर्सत ही ना मिलती थी। घर भरा हुआ है हर नेमत से, किसी शय की कमी नहीं है। अगर कमी महसूस होती है तो बाजी मारोज की। उनकी तस्वीर देखती हूँ तो दिल में हुक सी उठती है। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी देकर उनकी खुशियों को बचाना चाहा और उन्होंने जान देकर मुझे और मीर आलम को हमारी खोई हुई खुशी वापस लौटा दी।